नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आ गया आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपका कंप्यूटर का अगला क्लास। इससे पहले क्लास में हम लोगों ने कंप्यूटर के बारे में जानकारी ली थी, जिसमें हम लोगों ने इथरनेट क्या होता है हम समझ चुके थे कि सर अगर वायर के माध्यम से आप लोकल एरिया नेटवर्क मतलब वायर के माध्यम से आप अपने रूम में 5 कंप्यूटर पड़े हैं उसको आगे जोड़ दे रहे हैं, तो सर वायर से अगर आप जोड़ते हैं तो इथरनेट हो गया, है ना। अब बड़े एरिया पे अगर आप वैन में भी बन जाता है अगर आप वायर से जोड़ते हैं तो, मगर इसमें वैन वाला एग्जांपल आप मत समझ के चलिएगा, वरना आप इसे क्रम में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। इथरनेट को इसलिए थोड़ा अलग से समझ के चल चुके हैं। थोड़ा पानी पी लो, आप लोगों को परमिशन हो तो। हाँ सर पी लो, ठीक है। थैंक यू भाइयों, थैंक यू भाइयों बहनों जो भी हैं सबको थैंक यू भैया। आइए ठीक, अब हम चर्चा करते हैं आपके इंटरनेट के ऊपर दोस्तों। आइए इंटरनेट हम पढ़ लेते हैं। हम देख लेते हैं इथरनेट वाला। हाँ सर, इथरनेट इज द ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी मतलब पुरानी टेक्नोलॉजी है, शुरुआती टेक्नोलॉजी है फॉर कनेक्टिंग डिवाइस। क्या की टेक्नोलॉजी सर? ये कनेक्टिंग डिवाइस को कनेक्ट करने की टेक्नोलॉजी। कनेक्टिंग डिवाइस इन अ वायर्ड तरीके से लोकल एरिया नेटवर्क को, हाँ सर, और वाइड एरिया नेटवर्क को अर्थात कुल मिला के वायर के माध्यम से कनेक्ट करना ही कहलाता है आपका इथरनेट। देखिए आपको इथरनेट ये पोर्ट है, ये वायर है आपका, और केबल है, तो अर्थात कनेक्ट करना ही है आपका इथरनेट। हाँ सर, वायर के माध्यम से। चलिए आइए, हाँ सर अब हम चालू कर रहे हैं आपका इंट्रानेट। सर इथरनेट क्या था? एक कमरा है सर, एक कमरे के अंदर सर आपका 4 कंप्यूटर पड़ा हुआ है, चारों को अगर वायर के माध्यम से जोड़ दिए तो ये सर आपका बन गया इथरनेट। ये बन गया सर आपका इथरनेट, है ना। हाँ सर, इथरनेट, ठीक। हाँ सर चलिए अब इसको थोड़ा और, अब इथरनेट को थोड़ा और समझाता आपको मैं इंटरनेट के रूप में। इस चीज़ को आप समझे ना, आप थोड़ा इंटरनेट समझिए। इंटरनेट लाते चलिए, आइए लिखेंगे, आपके सामने लिखता हूँ मैं इंट्रानेट। पता आपको मैं अपने राइटिंग में आपको ज़्यादा चीज़ लिख करके क्यों नहीं समझाता, पहले रह के यहाँ से निकाल के दिखाता हूँ फिर लिख के समझाता हूँ, ताकि आप लोगों को ऑथेंटिसिटी पता रहे कि हाँ हम जो पढ़ रहे हैं वो सही है, हमको कुछ गलत जानकारी नहीं मिले, है ना। हाँ सर देखिए ये पूछ सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड इंट्रानेट। तो लिखा है द इंटरनेट इज अ ग्लोबली कनेक्टेड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स दैट इनेबल्स पीपल्स टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर। अर्थात इंटरनेट क्या है सर? इंटरनेट ग्लोबली पूरी दुनिया का जुड़ा हुआ नेटवर्क है जो कि कंप्यूटर्स को इनेबल करता था आपस में सभी लोगों को शेयर करने का, इंफॉर्मेशन को शेयर करने का, आपस में एक दूसरे से संवाद करने के लिए, कम्युनिकेट करने का काम करता है। किससे? ईच अदर, एक दूसरे से। हाँ सर। और इंटरनेट क्या? एन इंटरनेट ऑन द अदर हैंड, और उसी तरफ आप दूसरा तरफ देख रहे हैं इंट्रानेट। तो इंटरनेट क्या है? इज अ लोकल और रेस्ट्रिक्टेड नेटवर्क। अर्थात ये लोकल एरिया नेटवर्क एक तरीके का और रेस्ट्रिक्टेड एरिया नेटवर्क एक तरीके का, दैट इनेबल्स पीपल टू स्टोर, ऑर्गेनाइज एंड शेयर इंफॉर्मेशन, जो आपको परमिशन देता है कि आप इंफॉर्मेशन को स्टोर करें, उसको ऑर्गेनाइज करें और उसको शेयर करें इंफॉर्मेशन विद एन ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा ये लिखा हुआ है, चलिए इसको लिखा हुआ है तो मैं आपको यहीं पे इसी चीज़ को मैं ले आता हूँ, इसी से आपको यहाँ चीज़ समझ में आ जाएगा। हाँ सर चलिए भैया, इंटरनेट दोनों आप एक साथ समझ लेंगे तो इंटरनेट से कंपेयर करके पढ़ेंगे आप तो समझ जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, है ना। हाँ सर ठीक। और ये तो आप समझ लीजिए किताबी ज्ञान में, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि भाई प्रैक्टिकल ज्ञान में, और आपको फिर चुटकी में समझ में। अच्छा इसका बात कर रहे हो, अरे सर आप भी इतना कोई घुमा दिए। क्योंकि दोस्तों आपको किताबी ज्ञान और प्रैक्टिकल ज्ञान दोनों होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम दोनों से निकलता है ना। हाँ सर। हाँ सर डिफरेंस क्या देखिए बोला हुआ है, इंटरनेट क्या है? इंटरनेट क्या है तो क्या बोला है? ग्लोबली कनेक्टेड नेटवर्क, अर्थात पूरी दुनिया को जोड़ने वाला एक नेटवर्क है। किसका नेटवर्क है सर? ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का ग्लोबली कनेक्टेड नेटवर्क है कंप्यूटर्स का,
जो कि इनेबल करता है, जो कि शुरुआत करता है किसको, पीपल को शुरुआत करता है, परमिशन देता है क्या, शेयर कीजिए आप, माने आप शेयर कर सकते हैं इन्फॉर्मेशंस को, सूचनाओं को आपस में शेयर कर सकते हैं, उसका परमिशन देता है। कम्युनिकेट करता है विथ ईच अदर एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के, एक दूसरे से संवाद करने के लिए परमिशन देता है, वही आपका इंटरनेट है ना सर। अर्थात ग्लोबली कनेक्टेड नेटवर्क किसे कहते हैं, इंटरनेट को कहते हैं। तो ग्लोबली कनेक्टेड नेटवर्क किसे कहते हैं, तो इंटरनेट को कहते हैं, बात ध्यान रखेंगे। हाँ सर, इंटरनेट क्या कर देता है सर, वो कंप्यूटर का नेटवर्क है जो कि इनेबल करता है, परमिशन देता है, शुरुआत करने देता है, पीपल को शेयर करने देता है इन्फॉर्मेशन, और आपस में कम्युनिकेट करने देता है ईच अदर माने एक दूसरे से। हाँ सर, अब आते हैं इंटरनेट हो गया। अब देखें इंट्रानेट क्या है सर, इंट्रानेट जिस जो आपको टॉपिक है इंट्रानेट। ऑन द अदर हैंड इंट्रानेट क्या है सर, लोकल एरिया नेटवर्क है, अर्थात ये सर आपका रेस्ट्रिक्टेड नेटवर्क है। अर्थात इस दो चीज़ का ध्यान रखेंगे, रेस्ट्रिक्टेड नेटवर्क है, अर्थात ये आपका लोकल तो है ही है मगर दूसरा रेस्ट्रिक्टेड है। दो ही बिंदु ध्यान रखेंगे, कभी आपसे इसे ही पूछेगा। लोकल और रेस्ट्रिक्टेड एरिया नेटवर्क इज नोन एज इंटरनेट, इंट्रानेट, इथरनेट, एक्सटर्नेट, ऐसा करके। हाँ सर, याद रखेंगे लोकल और रेस्ट्रिक्टेड नेटवर्क अगर आपसे पूछे तो याद रखेंगे सर कोई और नहीं बल्कि आपका इंटरनेट है। हाँ सर, दैट इनेबल्स जो कि परमिशन देता है पीपल को, तक पीपल उसमें जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सके, मैंने संग्रहित कर सके, जमा कर सके, उससे जो डाटा रखे हैं, जमा करके रखे हैं, जो इन्फॉर्मेशन उसको ऑर्गेनाइज कर सके, मैंने जमा के रख सकें, एंड उसको शेयर कर सकें इन्फॉर्मेशन को विथ इन एन ऑर्गेनाइजेशन में एक दूसरे से शेयर कर सके। अच्छा, जैसे क्या, जैसे ये मेरे दोस्तों की आपकी है कंपनी, आपने ही बनाई है रिलायंस वाली कंपनी, आप क्या चाहेंगे कि लोकल पे आपका काम हो, मतलब लोकल काम हो मतलब हमारी आपकी कंपनी जो है दिल्ली पे, मान लीजिए है ना कि आपकी कंपनी जो है सर वो हमारी दिल्ली अर्थात लोकल में ही, हमारी दिल्ली में ही हमारी कंपनी स्थापित है। ठीक, हाँ सर, हमारी कंपनी जो दिल्ली में स्थापित है सर, और मैं चाह रहा हूँ मेरी कंपनी, अगर मान लीजिए मेरा खुद का कंपनी है प्रतीक प्राइवेट लिमिटेड, हाँ सर, पीपीएल, हाँ आईपीएल की जैसे हो गया वो पीपीएल, ठीक है। तो मैं क्या चाहूँगा सर, मेरी जो कंपनी है प्रतीक प्राइवेट लिमिटेड की, सर मेरी जो कंपनी है प्रतीक प्राइवेट लिमिटेड की, ठीक है सर, इस कंपनी में मैं क्या चाहूँगा कि मेरे जितने भी एम्प्लॉय अंदर बैठे हुए हैं, ठीक, या मेरे जो बाहर से आने वाले कस्टमर जुड़े हुए हैं, मेरे बाहर से भी जो कस्टमर आते हैं, ऐसे गेट बना के बता रहा हूँ, बाहर से कस्टमर आ रहे हैं, है ना। हाँ सर, ये कस्टमर आए हुए हैं, तो मैं क्या चाहूँगा कि भाई मेरा कंपनी तो एक जगह स्थापित है, मान लीजिए बिलासपुर में स्थापित है, ठीक है, तो लोकली मेरा कंपनी स्थापित है, ठीक है, मगर सर उसका जो नेटवर्क है ना वो रेस्ट्रिक्टेड है। अर्थात मैं क्या चाहूँगा कि मेरी कंपनी का जो नेटवर्क है, मेरी कंपनी का जो इन्फॉर्मेशन है, मेरी कंपनी का जो सूचना है, वो केवल या तो मेरे एम्प्लॉय उस चीज़ को एक्सेस कर सके क्योंकि वो काम कर रहे हैं उसी चीज़ पे, या जो कस्टमर मेरी सर्विस ले रहा है केवल वही अपने जो इन्फॉर्मेशन जो उनसे जुड़ा हुआ है, उनके सर्विस से जुड़ा हुआ है, उसको वो एक्सेस कर सके। हाँ सर, अर्थात वो कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्टेड नेटवर्क होगा, सबको उसमें परमिशन नहीं होगा जुड़ने का। सर जैसे सर पीपीएल से हमको ज़्यादा कनेक्ट नहीं हुआ, पीपीएल को आप मिटा दीजिए और इसी को आप कर दीजिए एसबीआई बैंक। अब तो जुड़ गया दिमाग में क्या सर, एसबीआई के नेटवर्क में आपका सोचिए, आपका पूरा अकाउंट डिटेल, आपका नाम, आपका खाता, आपके खाते में कितना पैसा है, सब सूचना है कि नहीं। हाँ सर, आप जाते हैं बैंक, आप क्या बोलते हैं, सर मेरे खाते में कितना पैसा देखिए, तो सर मेरे खाते में इसने पैसे भेजा आया कि नहीं आया, वो तुरंत डालता है, टिक 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 टिक, आपको पासबुक मांगेगा तुरंत डालेगा और पूरा डिटेल में देख लेता है कि नहीं। कौन देख लेता है, एम्प्लॉय देख लेता है कि नहीं। हाँ सर, एम्प्लॉय देख लेता है। और क्या एम्प्लॉय के अलावा बाहर जाके किसी पान ठेले में बोलेंगे अधिकतर मेरे एसबीआई खाते में कितना पैसा है, क्या वो देख सकता? नहीं, क्योंकि दोस्तों एसबीआई का जो नेटवर्क है जिसमें आपकी सूचना डली हुई है वो रेस्ट्रिक्टेड है, वो बैंड है, हर कोई उसमें आकर के नहीं घुस सकता। हाँ सर, और दूसरा आप जब आपने घर में ही आप नहीं गए बैंक, आप थोड़ी स्मार्ट हो गए, आपके बोले मेरे फोन में योनो एसबीआई का ऐप है, मैं अपने ऐप को ऑन किया और वहीं से अपना पेमेंट चेक कर लिया, अरे इतना पेमेंट आया है, अच्छा लास्ट एक महीने का मैं वो देख लेता हूँ अपना भाई क्या कि कितना मेरे पैसा आया, कितना पैसा गया। हाँ सर, पूरा वो पेमेंट स्लिप निकाल करके एक महीने का देख लिए फ़ोन में ही। हाँ, तो क्या मैंने कहने का मतलब, जो बैंक का जो नेटवर्क है उसका भी एक्सेस आपके पास है, अर्थात आप कस्टमर हैं तो आपके पास भी उसका एक्सेस है क्योंकि आप उस बैंक के कस्टमर हैं और बैंक आपको सर्विस दे रही है बैंकिंग की। हाँ सॉरी, आपके एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉय। हाँ सर, तो अब भली बात समझ गए कि हाँ सर आपका क्या होता है इंट्रानेट, अर्थात इंट्रा
इंट्रा मतलब अपने ही अंदर अंदर घूम रहे हैं। हाँ सर, इंटर नहीं, इंट्रा। इंट्रा मतलब होता है, चलिए आपको दो शब्द से पहले परिचित करवा दो ताकि आपको ये भी ध्यान रहे। सर दो शब्द होते होता है सर आपका इंट्रा और होता है सर आपका इंटर। इंटर यहाँ टी आर है, यहाँ आपका TRA है। हाँ सर, इसका मतलब होता है, मान लीजिए दो, एक स्कूल का एग्जांपल लेता हूँ मैं, एक स्कूल का एग्जांपल लेता हूँ। हाँ सर, इंटर का मतलब है कि स्कूल ए के अंदर है ना, स्कूल ए है, कोई स्कूल ए है, कोई स्कूल ए है, उस स्कूल के अंदर ही मान लीजिए आपके 9th 10th 11th वाले बच्चे आपस में मैच खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप, क्रिकेट का मैच खेल रहे हैं सर, क्रिकेट का मैच खेल रहे हैं, तो आपको जगह इंट्रा स्कूल मैच, अर्थात इंट्रा स्कूल मैच मतलब स्कूल के ही बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे, स्कूल के ही बच्चे उसमें क्रिकेट खेल पाएंगे और स्कूल का टीचर ही वहाँ अंपायर बन पाएगा। हाँ सर, तो हाँ सर, एम्प्लॉयज हो गया, वो अंपायर बन गया जो टीचर था, और सर कस्टमर मन जो बच्चे जो सर्विस ले रहे हैं, वहाँ शिक्षा का सर्विस ले रहे हैं सर। हाँ सर, वो आप बच्चे ही केवल खेल पा रहे हैं, तो बच्चे यहाँ खेल पा रहे हैं। इसी स्कूल में जो अलग अलग क्लास है उसके बच्चे, हालांकि इंटर क्लास ही, अगर क्लास में आप कंपेयर करोगे तो इंटर क्लास मैच हो जाएगा, मगर स्कूल का अगर आप बात करें तो आपका इंट्रा स्कूल मैच हो जाएगा। क्या, इंट्रा स्कूल मैच हो जाएगा, है ना। हाँ सर, तो आपका इंट्रा स्कूल मैच मतलब इस स्कूल के अंदर के ही जो सदस्य हैं वही केवल खेल पाएंगे, ठीक। और अगर आप इंटर का बात करते हैं तो आप समझिए कि कोई स्कूल ए है, जो कि यही स्कूल ए है, और एक स्कूल आपका बी है, बी, इस स्कूल के बच्चों के साथ इस स्कूल के बच्चों का अगर मैच हो जाता है तो कहलाता है आपका इंटर स्कूल मैच। हाँ सर, तो इंटर स्कूल मतलब यही होता है आपका, इंटर स्कूल मैच मतलब यही होता है। हाँ सर, और इसी शब्द बनता है देखिए आपका इंटर नेशनल, अर्थात नेशनल मतलब भी होता है राष्ट्र, नेशन मतलब राष्ट्र होता है, नेशन मतलब राष्ट्र होता है, राष्ट्र या देश। हाँ सर, और सर कैसा देश, एक से दूसरे राष्ट्र के बीच, एक से दूसरे के बीच, इसका मतलब इंटर का मतलब भी होता है एक से दूसरे के बीच, अर्थात एक राष्ट्र या देश से दूसरे राष्ट्र या देश के बीच होने वाला चीज जो होता है वही कहलाता है इंटरनेशनल। हाँ सर, इंटरनेशनल बोलते हैं ना, इंटरनेशनल संबंध मतलब एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के बीच का आपका इंटरनेशनल संबंध होना। हाँ सर, तो इंटर का मतलब समझ गए, जहाँ इंटर का मतलब एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र, मतलब दो चीजों का बात होगा कि कोई ए होगा तो कोई बी होगा ही, जहाँ इंट्रा होगा वहाँ केवल केवल ए का ही बात होगा, या केवल केवल अलग से ही केवल बी का बात होगा, दोनों आपस में जुड़े हुए नहीं होंगे। तो हाँ सर, हम भली बात समझ गए। चलिए, अब पता चल गया सर इंट्रानेट क्या होता है ना दोस्तों। हाँ सर, कि SBI बैंक वाला एग्जांपल आपको दिया, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सर। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं कि सर मैं इसमें से हूँ, जो कस्टमर में से हूँ, मैं अपने बैंक में, मेरे फ़ोन में मेरा बैंक एप्लीकेशन डाला हुआ है, मैं उसका आईडी डाला हुआ है, उस आईडी को डालता हूँ, उसमें पासवर्ड डालता हूँ, तुरंत मैं आपके उस नेटवर्क में प्रवेश कर जाता हूँ। मतलब वो सिक्योर है, वो रेस्ट्रिक्टेड है, जिसको भी उस बैंक में अपना अकाउंट एक्सेस करना है उसको आईडी पासवर्ड चाहिए, इसलिए आपका ये कहलाता है कि आपके रेस्ट्रिक्टेड नेटवर्क है, इसमें हर कोई प्रवेश नहीं कर सकता, रेस्ट्रिक्टेड नेटवर्क है। हाँ सर, क्लियर हो गया। चाहे पेटीएम का एग्जांपल ले लीजिए, ऑनलाइन की दुनिया, पेटीएम सर आपको देखिए रेस्ट्रिक्टेड नेटवर्क है, जिसका पेटीएम में खाता है केवल वही पेटीएम के अकाउंट में घुस कर पेटीएम से पैसा भेज सकता है, पैसा नहीं ले सकता है। हाँ सर, सीधी बात। अर्थात आप सबका एग्जांपल देख लीजिए, दुनिया में जितनी भी ऑफिसेस हैं वो सबका अपना अपना इंट्रानेट है। हाँ सर, अर्थात दुनिया में जितनी भी हर ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में इंट्रानेट है। हाँ सर, ठीक। चलिए, तो भली बात समझ गए इस SBI बैंक वाले एग्जाम्पल से, ठीक। हाँ सर, SBI कोई है तो SBI बैंक है सर। हाँ, चलिए दोस्तों, क्या हुआ सर हमारा हुआ कि हम लोगों ने इथरनेट तो समझ लिया था, हम इंटरनेट भी समझ गए सर, इंटरनेट भी हम समझ गए। हाँ सर, आता सर बात ही एक्स्ट्रानेट का बारी आ गया। अच्छा, चलिए थोड़ा आपको उसी में आगे बढ़ाता हूँ, वहीं से ही SBI बैंक यहाँ पे है ना। हाँ सर, चलिए इस SBI बैंक को ही मैं आपके लिए ही समझाने के लिए थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ। क्या कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझा सकूँ, है ना। हाँ सर, ठीक। हाँ सर, है कि एक कॉपी ले भाई, देखिए इशू कॉपी कर रहा हूँ ना मैं, ताकि इंटरनेट से आपको एक्स्ट्रानेट में ले चलूँ मैं, है ना। हाँ सर, नेक्स्ट पेज पे मैं यहाँ लेके आया दोस्तों आपके सामने। हाँ सर, ये हो गया आपका SBI बैंक जो आप देखे थे पीछे। हाँ सर, चलिए भली बात समझ गए।
परिभाषा बोल दे रहा हूँ आपको ताकि इंटरनेट का परिभाषा आपको पता रहे। एक इंट्रानेट, इससे पहले वाला परिभाषा बता रहा हूँ ना इंट्रानेट का, है ना। हाँ सर, इंट्रानेट एक निजी नेटवर्क है जो एक उद्यम के भीतर, जो एक उद्यम ऑर्गेनाइजेशन के भीतर निहित होता है, मतलब उसी कंपनी के अंदर सीमित होता है, निहित होता है, जिसका उपयोग कर्मचारियों के बीच कंपनी की जानकारी और कंप्यूटिंग संसाधनों को सुरक्षित रूप से साझा करने के लिए किया जाता है। इस चीज में आपको बताना कि हाँ भाई सुरक्षित रूप से करना है, इसलिए अगर आप कस्टमर है तब भी आपको आईडी पासवर्ड डालना पड़ता है, तभी आप योनो एसबीआई बैंक में भी अपना खाता देख पाते हैं, उसको एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, मुझे बताया था वही वाली बातें हैं। हाँ सर, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपका हो गया। चलिए चलिए, थोड़ा सा गलती हुआ यहाँ पे, इस गलती को सुधार लेते हैं, है ना। आइए, थोड़ा सा गलती हो गया, बस इसलिए मैं चेक कर लिया भैया, अच्छी बात है, बच गए आप लोग, तो अभी तो शिकार हो जाते हैं मेरे गलत ज्ञान का, है ना। हाँ सर, चलिए फिर क्या गलती हो गया, ये गलती बता देता हूँ भैया मैं, ताकि पहले गलती सुधार लें। कि यहाँ पे दोस्तों आपका इस चीज़ को बस मिटा लेंगे। हाँ सर, कि कस्टमर यहाँ पे नहीं रहेगा। हाँ सर, अर्थात कहने का मतलब क्या सर आपका, यहाँ पर सिर्फ एम्प्लॉयज़ रहेंगे और कंपनी रहेगी। अर्थात जो एसबीआई बैंक है उसके अंदर जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, अर्थात एसबीआई का ब्रांच चाहे भारत में है, इंडिया में है, रायपुर में है, बिलासपुर में है, दिल्ली में है, मुंबई में है, तो ऑफिस के जितने भी नेटवर्क जुड़े हुए हैं आपस में, जो केवल ऑफिस वाले एक्सेस कर सकते हैं, वो हो गया आपका इंटरनेट। हाँ बस इतना समझ गया कि हाँ सर वो रेस्ट्रिक्टेड नेटवर्क है, उसमें किसी को भी परमिशन नहीं है सिवाय कंपनी के एम्प्लॉय के अलावा। बस इतने थे कि उसमें कस्टमर को भी नहीं रखे हैं। हाँ सर, जब आपका इंटरनेट मतलब एसबीआई का नेटवर्क जिसको केवल एसबीआई बैंक के कर्मचारी ही एक्सेस कर पाते हैं। हाँ सर, अपना आईडी पासवर्ड डाल करके लॉगिन करते हैं और फिर उनको परमिशन मिलता है कि हाँ वो बैंक का सब सर्विस का बारे में जानकारी दे सके, ले सके। हाँ सर, तो इसलिए कंपनी का जितना भी जानकारी है उस कंपनी के एम्प्लॉय बस तक जो सीमित है, केवल उसके एम्प्लॉय तक बस सीमित है, केवल उनके एम्प्लॉय तक सीमित है। तो हाँ सर, वो कहलाएगा आपका इंट्रानेट। ठीक है दोस्तों, चलो गलती और सुधार भी लिए क्लास में, क्षमा चाहेंगे उसके लिए। समझा गया कि हाँ समाज एसबीआई बैंक का जो नेटवर्क है जिसमें एसबीआई बैंक का पूरा सूचना डाला हुआ है, पूरा एक चीज डाला हुआ है। जैसे सर एसबीआई बैंक का कैसे, आइए समझाऊं मैं। मान लीजिए आपका ये सर आपका बिलासपुर का एसबीआई है। हाँ सर, सर ये आपको इसके साथ दिल्ली का एसबीआई है। हाँ सर, हाँ सर, सर इसी में आपको सर फिर आपका रायपुर का एसबीआई है मान लीजिए। हाँ सर, सर इसी में कोई आपका लंदन का एसबीआई, मैंने आपसे मुझे यूएसए अमेरिका का एसबीआई बैंक है। हाँ सर, एसबीआई का वहाँ भी तो ब्रांच होगा ना। हाँ सर, अर्थात केवल एसबीआई का ही ब्रांच चाहे दुनिया में कहीं भी फैला हुआ है, एसबीआई का ब्रांच चाहे दुनिया में कहीं भी फैला हुआ है, अर्थात सिर्फ एसबीआई से एसबीआई का कनेक्शन, सिर्फ कंपनी से कंपनी का कनेक्शन, वो भी उसी कंपनी के सारे ब्रांच के बीच में आपस में जो नेटवर्क शेयर होता है, जो नेटवर्क कनेक्शन होता है, वही होता है आपका इंटरनेट। अर्थात केवल उसी के अंदर, आपको एग्जाम्पल ऐसा ही समझाया था मैं, वो कस्टमर बस शब्द लिख के गलती कर दिया था। यहाँ सर स्कूल के अंदर मतलब केवल उसके स्कूल के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन रखी जाती है, एक स्कूल के अंदर जितनी इंफॉर्मेशन होती है, चाहे उसके जितने ब्रांच हो, इसका और 4 ब्रांच है, तो सर वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन, वो एक ही संघ हुआ, इसलिए आपका उसको कहलाता है इंट्रानेट। हाँ सर, ठीक। चलिए दोस्तों, तो इंटरनेट आप समझ गए। हाँ सर, कि इंटरनेट क्या है, तो सर इंटरनेट है आपका इंटरनेट क्या है सर, वो एसबीआई का नेटवर्क, मान एसबीआई बैंक का नेटवर्क है, चाहे सर एसबीआई बैंक आपका रायपुर वाला हो, चाहे एसबीआई बैंक सर आपका बिलासपुर वाला हो, चाहे एसबीआई बैंक आपका दिल्ली वाला हो, चाहे एसबीआई बैंक आपका यूएसए वाला हो, चाहे आपका एसबीआई बैंक आपका होनोलुलु वाला हो, जहां भी आपका होनोलुलु, हाँ सर, जहां भी आपका एसबीआई बैंक का ब्रांच है, इस सारे बैंक ब्रांच आपस में जो कनेक्टेड हैं, आपस में जो एक दूसरे से कनेक्शन बना हुआ है इनका, जिस नेटवर्क में सारे ब्रांच आपस में जुड़े हुए हैं कि यहाँ का आदमी वहाँ पैसा भेज सकता है, वहाँ का आदमी वहाँ पैसा भेज सकता है, वहाँ का ब्रांच वाला यहाँ ट्रांसफर हो जाता है, यहाँ का ब्रांच वाला वहाँ ट्रांसफर हो जाता है। अर्थात एसबीआई बैंक का चाहे कहीं भी ब्रांच है पूरी दुनिया में, मगर वो एक ही नेटवर्क पे सब काम कर रहे हैं, एक ही नेटवर्क पे सब काम कर रहे हैं। किस पे सर, ये सब आपके एक ही नेटवर्क पे कार्य कर रहे हैं, एक ही
नेटवर्क पे काम कर रहे हैं और वो नेटवर्क केवल ऑर्गेनाइजेशन तक ही सीमित है। तो आपको हो गया दोस्तों, एग्जाम्पल हो गया आपके किसका सर, इंट्रानेट का। हाँ सर, अब इसी में आपको सर एक्स्ट्रानेट समझा देता हूँ मैं। इंट्रा की जगह एक्स्ट्रा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे दो परमिशन। सर कैसे, मतलब लिख दीजिए, चलिए यहाँ पे एक्स्ट्रा, चलिए आपको समझ में आ जाएगा। अब आप क्या जाएंगे दोस्तों, कस्टमर, बस कस्टमर को दे दिए परमिशन तो कहलाएगा वो एक्स्ट्रा। हाँ सर, एक्स्ट्रानेट क्या हो गया, लिखेंगे सर ऐसे मान लीजिए SBI बैंक था। हाँ सर, चाहे आपको कहीं का भी था भैया, होनोलुलु का था, इसका था, उसका था, फल्ला का ढिमका, कहीं का भी था, ठीक। हाँ सर, ये उसी में बनाता हूँ। तो एक्स्ट्रानेट में क्या होगा, बस ये जो नेटवर्क है ना सर, जो पूरा गोला बना है सर, ये नेटवर्क है। इसी नेटवर्क में ऐसा करके आपका परमिशन दे दिए, किसको किसको परमिशन दे दिए सर, इसी में आपके जुड़ने का परमिशन दे दिए कस्टमर को। तो ये जो आपका, आप हमारे बैंक के कस्टमर हैं, तो आइए आप लॉगिन कीजिए, अपना आईडी डालिए, अपना पासवर्ड डालिए और लॉगिन कर लीजिए SBI बैंक में और निकाल लीजिए पूरे खाता से अपना डिटेल कि आपका कितना पैसा सेंड हुआ, ट्रांसफर हुआ, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, ठीक है। दूसरा सर, मान लीजिए कोई वेंडर जुड़ा हुआ है, तो कोई वेंडर है ना सर, वेंडर को परमिशन कि भाई आप भी चेक कर सकते हैं क्योंकि आप वेंडर है हमारे बैंक के। सर कोई इन्वेस्टर है जो इन्वेस्ट करता है SBI में, तो उसको हक है भैया कि SBI के नेटवर्क में वो भी देख सके कि उसके इन्वेस्टमेंट का क्या इन लोग कैसा यूज कर रहे हैं। हाँ सर, तो वेंडर हो गया, इन्वेस्टर हो गया, कस्टमर हो गया, है ना। हाँ सर, अर्थात सर्विस से जुड़े हुए लोग, है ना, जो उसके सर्विस से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसा समझिए आप। अब जो भी लोग ऐसा SBI बैंक का सर्विस ले रहे हैं वो सब के सब आपके कहला जाएंगे, जो एक्स्ट्रा यहाँ पे लोग बने यही कहलाते हैं दोस्तों आपके एक्स्ट्रानेट। अर्थात इन सबको जब आप जोड़ देंगे तो दोस्तों आपके कहलाएगा एक्स्ट्रानेट। अर्थात इंट्रानेट प्लस ये इज इक्वल टू एक्स्ट्रानेट। हाँ सर, समझ गए। जब तक ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बात हो रही थी जहाँ किसी बाहर वाले को परमिशन नहीं था, हाँ, तो वहाँ तक आपका क्या रहा है इंट्रानेट। जब बाहर वाले को परमिशन हो गया, जैसे उसके कस्टमर को, उसके वेंडर को, उसके इन्वेस्टर को, उसके सर्विस को लेने वालों को, तब हो गया दोस्तों आपको एक्स्ट्रानेट। मगर अभी भी देखिए केवल उनको ही परमिशन है जो इस बैंक के कस्टमर है। जैसे मैं SBI का कस्टमर हूँ तभी जाके मैं वहाँ की कोई सूचना ले सकता हूँ, बैंक में जाके पासबुक दिखा के सूचना प्राप्त कर सकता हूँ, अपने एप्लीकेशन में ID पासवर्ड डाल के वहाँ से सूचना निकाल सकता हूँ, मैंने कितना पैसा भेजा, कितना किसी से रिसीव किया। हाँ सर, अभी भी आपका ID पासवर्ड तो आपको लगेगा एक्स्ट्रानेट हो जाएगा तब भी, हालांकि इंटरनेट से थोड़ा बड़ा है, पर आपको कैसे इसमें बढ़ा वो चीज़ आपको पता चल गई। चलिए एक्स्ट्रानेट भी आपका दोस्तों हो गया, तो एक्स्ट्रानेट भी आपका दोस्तों हो गया क्लियर, ठीक। हाँ सर, एक्स्ट्रानेट भी हमारा हो गया दोस्तों क्लियर। सर एक्स्ट्रानेट जब क्लियर हो गया तो अब एक ही चीज बचा है, वो क्या बच गया दोस्तों आपका, सर वो बचा इंटरनेट। तो इंटरनेट तो पता ही है दोस्तों, अब दुनिया का हर चीज के नेटवर्क को आप जोड़ दीजिए आपस में, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। हाँ सर, इस एक्स्ट्रानेट में एक चीज याद रखेंगे, जैसे सर एक्स्ट्रानेट में वो भी आ जाते हैं, जैसे SBI बैंक के साथ आपका मान लीजिए कोई और बैंक वाला का पैसा भाई मैं किसी और खाते का हूँ, मैं उससे आपके SBI वाले खाते में पैसा डाल रहा हूँ, तो हाँ सर वो जो आपको परमिशन मिला ना, इस बैंक के आदमी उस बैंक में, उस बैंक का आदमी उस बैंक में पैसा भेज पा रहा है, वो आपके एक्स्ट्रानेट में आ जाता है ना। हाँ सर, जो हर अलग अलग बैंक में आपका पैसा ट्रांसफर हो रहा है वो आपका एग्जाम्पल हो जाएगा सर। आपके कोई व्यक्ति किसी बैंक का पैसा ट्रांसफर कर रहा है कि कोई व्यक्ति कोई SBI का है वो आपके पंजाब नेशनल बैंक में पैसा ट्रांसफर कर पा रहा है, तो एग्जाम्पल हो जाएगा एक्स्ट्रानेट का। हाँ सर, ठीक। हाँ सर, चलिए, तो एक्स्ट्रानेट में बाहर के भी लोगों को परमिशन होता है और उनको जिनका उनसे कोई कनेक्शन हो, जिनका उनके सर्विस का लेन देन हो उनका। हाँ सर, और इंटरनेट को आप भली बात जानते हैं कि इंटरनेट तो भाई दुनिया का पूरा नेटवर्क है, इसमें सब चीज़ आपस में जुड़ जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया। हाँ, तो हमारे पूरे ये भी टॉप पॉइंट जो थे कंप्लीट हो गए सर। तो आप एक ही से समझ लीजिए, इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट और इंटरनेट। चलिए, हाय, चलिए ये होगी जानकारी। हाँ सर, इसके अलावा आपको मैं थोड़ा सा 2 की पॉइंट दे रहा हूँ, जो की पॉइंट आपको सीधा क्वेश्चन बनता है, लिख लेंगे की पॉइंट को कि फर्स्ट ब्राउजर कौन सा है, फर्स्ट ब्राउजर। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए कि दुनिया का पहला ब्राउजर कौन सा है और दुनिया का पहला फर्स्ट वायरस कौन सा है। कंप्यूटर वायरस का बात हो रहा है, कोरोना वायरस का नहीं, है ना। हाँ सर, चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। ठीक,
हो गया। तो फर्स्ट ब्राउजर का नाम है दोस्तों आपका मोज़ैक वेब ब्राउजर। ठीक, हाँ सर, याद रखेंगे इस बात को। ये सर आपका मोज़ैक वेब ब्राउजर जो है आपका सर दुनिया का पहला ब्राउजर था। ठीक, हाँ। मोज़ैक इज अ डिसकंटिन्यूड वेब ब्राउजर, वन ऑफ द फर्स्ट टू बी वाइडली अवेलेबल. It was instrumental in popularizing the World Wide Web and the general internet by integrating multimedia such as टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। मतलब इसी को एक्सटेंड करके, इसी में और चीज़ों को ऐड करके ही आपका इसका बड़ा रूप बना करके समझिए आपके बन गया आपका वर्ल्ड वाइड वेब। नहीं तो दुनिया का पहला वेब ब्राउजर था आपका मोज़ैक दोस्तों, उसका सिंबल ऐसा था, आपको ध्यान रखना है। ठीक, हाँ सर, देखिए ये है मोज़ैक, हो गया। हाँ, ध्यान रहेगा। हाँ सर, आपको ये बात को ध्यान रखना है। ठीक, देख लीजिए दोस्तों, अच्छे से इमेज देख लीजिए। ये आपको दोस्तों फर्स्ट, तो हाँ सर, मोज़ैक है दुनिया का प्रथम वेब ब्राउजर। ठीक है सर, फर्स्ट वायरस कौन है, तो चलिए वो भी लिख देते हैं। मिल गया तो ठीक, दिखा देंगे। चलिए, आपको बस याद रखना है यहाँ पे नाम पे, सर नाम में आपका फर्स्ट वायरस के नाम पे आपको रखना सर क्रीपर। आपसे जो एग्जाम पूछेगा बस इतना ही पूछेगा, है ना। हाँ सर, तो यार कभी पूछे फर्स्ट ब्राउजर कौन है तो मोज़ैक, और फर्स्ट वायरस कौन है तो क्रीपर जो है आपका पहला वायरस है। ठीक, इस बात का ध्यान रखेंगे। हाँ सर, और कुछ आप लोगों को बताना है क्या भैया? नहीं सर, चलिए ये भी हो गया। हाँ, इंट्रा नेट। ठीक, पहला इमेज काफी है इंटरनेट एक्सटरनेट को समझाने के लिए। चलिए इसको भी इमेज लगा दे रहे भैया, जो मैं समझाया हूँ उसी तथ्य को आप ध्यान रखें जो मैं समझा दिया हूँ, और इमेज एक बार लगा के रख दे रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहेगा भैया, है ना। हाँ, आइए, इंटरनेट क्या भाई, उस कंपनी में जो एम्प्लॉय है, हाँ सर, उसका जो कंटेंट है भाई मैनेजमेंट करने वाले, उसके डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट करने वाले, और बिजनेस इंटेलिजेंस अर्थात ये आपका कहलाएगा इंटरनेट। और उसी में जब उसको जोड़ देंगे एम्प्लॉय से, जब कोलैबोरेशन हो गया आपके पार्टनर कोलैबोरेशन का, हाँ सर, उसके पार्टनर को जो एक्सेस मिल गया, है ना, उसके कस्टम के डेवलपमेंट के लिए परमिशन मिल गया, उसके कॉर्पोरेट सोशल मीडिया को जो परमिशन मिल गया उस साइट पे आने का, और वेबसाइट एंड पोर्टल्स पे आने का परमिशन मिल गया कस्टमर्स को, वो सब आ जाते हैं आपके फिर एक्स्ट्रानेट में। अर्थात इंटरनेट से जुड़ जाने के बाद एक्स्ट्रा लोगों के लिए खोल दिया, इंटरनेट एक कंपनी है, उसको एक्स्ट्रा कुछ लोगों के लिए खोल दिया तो आपका बन गया एक्स्ट्रानेट। हाँ सर, चलिए आइए। आइए अब हम चर्चा करते हैं अब आपका
URL पर। सर किस पर हम चर्चा करेंगे? सर हम चर्चा करेंगे आपके URL पर दोस्तों, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक, URL ठीक, हाँ सर। इट्स कंपोनेंट्स, हाँ सर, देखते चलिए, यही सबको दिखाना है। बस अब इससे जो भी क्वेश्चन बनेंगे आपसे, सब चीज वो आपको प्राप्त हो जाएगा यहीं पे। ये थोड़ा धुंधला है, चलिए। सर आपको देख रहे हैं सर, ये जो लिखा होता है ना HTTP फिर www.mck.edu.au.subject आपका .net// और आपका .ipt। हाँ सर, तो जो आपको ऐसा लिखा हुआ दिखता है जब आप कोई वेबसाइट खोलते हैं, तो उसे कहते हैं आपका URL। इसका फुल फॉर्म देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, अर्थात एब्रीविएटेड इसका होता है URL, ऑल्सो नोन एज वेब एड्रेस, अर्थात वेब एड्रेस, वेब पे एड्रेस, अर्थात मतलब तो वर्ल्ड वाइड वेब। हाँ सर, बता सर एक बहुत बड़ा थैला है सर, बहुत बड़ा थैला है। हाँ सर, बहुत बड़ा थैला है सर इसका। हाँ सर, इस थैले में दोस्तों आपका जो जानकारी चाहिए आपको यहाँ पे डाला हुआ है। और सर इस जानकारी का नाम है, कॉलम नंबर आपका X है तो X हो गया, और रो नंबर आपका, रो नंबर में आपका आ जाता है 3 4 नंबर पे, तो X ये हो गया आपका 4, तो X4 हो गया है एड्रेस की। आपको प्रतीक सर ने जानकारी किया था कैट के बारे में, और कैट के बारे में जानकारी X4 में डाला हुआ है, और वो X4 आपके वेब के कॉलम नंबर X पे और रो नंबर 4 पे है। तो हाँ सर, इस प्रकार से क्या कि वेब में जो एड्रेस लिखा होता है, वेब में जो एड्रेस है, जो कंटेंट आप खोज रहे हैं, वेब में कहीं ना कहीं, वेब वर्ल्ड वाइड वेब में कहीं ना कहीं जमा है, तो जिस लोकेशन पे जमा है उसका लोकेशन का कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, तभी तो खोज के निकालेगा ना। कौन खोजेगा सर? स्पाइडर निकालेगा, खोज के निकालेगा ना। हाँ सर, तो भाई जो एड्रेस है उसे कहते हैं आपका URL, अर्थात यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उस रिसोर्स को लोकेट कीजिए जो आप सर्च किए गूगल में, उस रिसोर्स को लोकेट कीजिए कि लोकेट कहाँ, वो कहाँ पर है आपका, कहाँ पे वो डाला हुआ है वो इन्फॉर्मेशन। तो हाँ सर, वो X4 में डाला हुआ है, अर्थात वर्ल्ड वाइड वेब के कॉलम X पे और रो 4 पे डाला हुआ है, ये हमको लोकेशन पता चल गया। तो यूनिफॉर्म, क्योंकि एक ही होगा, हर एक जानकारी अपना अपना एक होता है, यूनिफॉर्म है। हाँ सर, सर वो रिसोर्स है सर जिसमें पूरा रिसोर्स के बारे में जानकारी डाला हुआ है, कैट के बारे में। हाँ सर, और सर उसको लोकेट करना है कि वो कहाँ पे है, तो सर यहाँ पे है, लोकेट कर दिया। अर्थात आप समझ गए कि वर्ल्ड वाइड वेब पे किसी जानकारी के एड्रेस को सूचित करना है, किसी एड्रेस को चिन्हांकित करना ही है आपका URL का काम। हाँ सर, तो सर इसलिए आपको URL को और भी जिस नाम से जानते हैं उसे बोलते हैं आप वेब एड्रेस के रूप में इसे जानते हैं, वेब एड्रेस। कभी आपसे पूछ ले कि विच वन इज नोन एज वेब एड्रेस, तो आप बताएंगे सर वेब एड्रेस कहलाता है आपका URL। हाँ सर, ठीक। पर्टिकुलरली व्हेन यूज्ड विथ HTTP, पहले पर्टिकुलरली यूज होता था HTTP के साथ, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के साथ, is a specific character string that constitutes a reference to resource. Most web browsers display the URL of a web page above the page in an address bar. तो आपसे पूछ ले कि भैया URL कहाँ पे होता है, तो बताएगा कि भैया वो उस पेज पे होता है जो कि एड्रेस बार के ऊपर होता है। हाँ सर, ठीक। हाँ सर, URL मोस्ट वेब ब्राउजर, अधिकांश वेब ब्राउजर जो है वो डिस्प्ले करते हैं और आपको प्रदर्शित करते हैं URL को, डिस्प्लेज द URL ऑफ वेब पेज, उस वेब पेज का URL को प्रदर्शित करते हैं आपके सामने। सर कहाँ पे? एबो माने ऊपर में, किसके ऊपर में? वो द पेज इन एन एड्रेस बार, एड्रेस बार के ऊपर जो पेज होता है उसी के ऊपर आपको क्या दिखाई देता है सर? एड्रेस बार के ऊपर ही आपको दिखाई देता है उसका URL। तो कभी आपसे ये पूछ ले कि URL कहाँ दिखाई देता है, तो एड्रेस बार के ऊपर, एड्रेस बार के एबो दी एड्रेस बार। हाँ सर, क्या याद रहेगा सर दोस्तों? हाँ सर, याद रहेगा, एबो दी एड्रेस बार हमको ये दिखाई देता है। चलिए, ठीक। हाँ सर, उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ रहा होगा। भैया URL का काम क्या आपको ये पता चल गया है ना? हाँ सर,
तो इतनी बड़ी दुनिया है, वर्ल्ड वाइड वेब इतनी बड़ी दुनिया है, उस दुनिया में भैया इतनी बड़ी दुनिया में सोचिए, वर्ल्ड वाइड वेब की इतनी बड़ी दुनिया में इतनी सारी सूचना डली हुई है, तो हर सूचना का कोई लोकेशन, कोई एड्रेस कुछ पता होना चाहिए ना, तब तक आप उस तक पहुंच पाएंगे ना। ऐसे आप मुझ तक पहुंचना तो आप कैसे पहुंचेंगे? मैं बोलूँगा कि हाँ भैया मैं भारत में रहता हूँ, तो आप दुनिया में कहीं भी, तो आप भारत आएंगे पहले। भारत में क्या मुझे खोज सकते हैं? नहीं। फिर बोलूँगा भाई मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूँ, फिर छत्तीसगढ़ में कहाँ रहते हो? मैं लोग सब में आपके बिलासपुर संभाग में रहता हूँ। बिलासपुर संभाग में कहाँ रहते हो? मैं बोलूँगा आपके बिलासपुर जिला में रहता हूँ। बिलासपुर जिला में कहाँ रहते हो? फिर मैं बोलूँगा मान लीजिए बिलासपुर जिला में आपके वसंत विहार चौक के आसपास रहता हूँ, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। तो आप वसंत विहार चौक पहुँच के फिर बोलूँगा वहाँ पर किस मोहल्ले में रहते हो? फिर मेरे मोहल्ले पहुँच गया मान लीजिए, ठीक है। मैं बोला मान लीजिए मैं शक्ति चौक पे रहता हूँ, मान लीजिए मैं बोला, तो आप सही शक्ति चौक पहुंच गए कि वसंत विहार चौक पे आपका, या आपके राजकिशोर नगर में बोलता हूँ, राजकिशोर नगर में आप मेरे शक्ति चौक पहुंच गए, ठीक है। अब मैं शक्ति चौक में आप कहाँ रहते हैं? तो मैं बताऊँ ना, शक्ति चौक में तो बहुत सारे घर हैं सर आपके। मैं बताऊँगा भाई भैया मेरे घर का नंबर ये है, मेरे घर का नंबर वो है, मैं घर का नंबर बोलता हूँ, मान लीजिए कि मेरे घर का नंबर है 121, तो आप बोलेंगे ना भाई शक्ति चौक 121, तब आप उस 121 वाले घर में आएंगे, तब बोलेंगे सर ग्राउंड फ्लोर पे कि फर्स्ट फ्लोर पे कि सेकंड फ्लोर पे? बोले भाई ग्राउंड फ्लोर पे। सर ग्राउंड फ्लोर पे किस पे? सर आपके लेफ्ट रूम में, राइट रूम में? बोला राइट रूम में। तो हाँ, तब आप आएंगे भैया और पहुंचेंगे, मेरे दरवाजा खटखटाएंगे, तब आपको वहाँ पे कौन मिलेगा? तब आपको मिलेगा कोई और हाथी। हाँ, तो इस तरीके से पूरी दुनिया में मेरा पहचान, मेरा एड्रेस कुछ होगा तब तो आप उस तक पहुंचेंगे ना। बस वैसे ही जो इन्फॉर्मेशन आप सर्च कर रहे हैं उसका भी वर्ल्ड वाइड वेब की दुनिया में कोई निश्चित लोकेशन, कोई निश्चित स्थान होता है जिसको लोकेट करके रखता है। वर्ल्ड वाइड वेब की दुनिया में उसको लोकेट करके रखना ही उस स्थान को कहलाता है, आपका यूआरएल का काम है ना। उसको एक एड्रेस देना, वेब पर वेब वर्ल्ड वाइड वेब की दुनिया में उसका एक एड्रेस होना, उसको कहलाता है यूआरएल। हाँ सर, तो देखिए कैसे सर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल फॉर्मेट में मैंने जो सूचना लिख के डाली थी वर्ल्ड वाइड वेब पे, सर वो कहाँ पे है? वो एमसीके के एडीयू फॉर्मेट के एयू और सब्जेक्ट वाले आईपीटी फॉर्मेट में है। हाँ सर, जैसे आपको बताया था कि सर कहाँ पे है आपकी सूचना, जैसे आपको लिखे हुआ था, देखिए सर आपका https है ना। हाँ सर, आपको लिखा था www.isro.gov.india। हाँ सर, सबसे पहले मैं क्या देखा सर? सबसे पहले आप कहाँ आएंगे इसरो खोजने? सर सबसे पहले आप इसरो खोजने के लिए आप इंडिया आएंगे। हाँ सर, ये काम हो गया। इंडिया में कहाँ जाएंगे सर? आप इंडिया में गवर्नमेंट वाले वेबसाइट्स पे जाएंगे। हाँ सर, फिर वहाँ पर चलेगा गवर्नमेंट के 15 वेबसाइट्स, 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ को दिखा। हाँ सर इसरो। हाँ सर, इंडिया की गवर्नमेंट वेबसाइट पे आप देखो तो हाँ सर यहाँ इसरो मिल गया। फिर इसरो कहाँ पे सर? यह इसरो की जानकारी सर वर्ल्ड वाइड वेब पे कहीं ना कहीं लोकेट है। हाँ सर, और किस फॉर्मेट में लिख के आप डाले हैं सर? HTTP के फॉर्मेट में आप डाले हैं। हाँ सर, तो पूरी जानकारी पता चला ना उसका एड्रेस। बस वैसे ही होता है काम। चलिए आइए, हाँ तो इसका यूज क्या होता है? यूआरएल का यूज क्या है? तो लिखेंगे वेब एड्रेस है, यूआरएल का यूज क्या है? इट इज यूज्ड फॉर किसके लिए? इसका उपयोग क्या है? तो जो आपको बताया मैं सीधा सीधा उसको लिख दे रहा हूँ आपके लिए एक लाइन में मैं ना, की पॉइंट पे, ताकि आपको ध्यान रहे। सर इसका यूज है, आपके यूआरएल का यूज है स्पेसिफाई, इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई addresses on the www, अर्थात वर्ल्ड वाइड वेब की दुनिया में उसका एक स्पेसिफिक एड्रेस है, तो उसी एड्रेस का निर्माण करना, उसी एड्रेस का पहचान करना, उसी एड्रेस को लोकेट करना, उसका एक एड्रेस बनाना ही काम है आपके यूआरएल का। तो यूआरएल इज यूज्ड फॉर या वेब एड्रेस इज यूज्ड फॉर, उसका उपयोग है उसके स्पेसिफिक, उसके विशेष, उसके विशिष्ट एड्रेस का, उसके विशिष्ट पता, उसके विशिष्ट पता का जो कि वर्ल्ड वाइड वेब की दुनिया में है, उसका पता लगाना है, उसका निर्माण करना, उसका पता बनाना। हाँ सर, क्लियर हो गया? चलिए, इसमें सबसे पहले आपसे कुछ चीजें पूछेगा, आपको पता होना चाहिए, ठीक? हाँ सर, ये आपको दिया है और इसमें अच्छे से चित्र नहीं आ रहा है, कोशिश करते हैं हम एक और अर्जेंट चित्र लाने का, नहीं तो उसी में आपको मैं पढ़ के सुना दूंगा, ठीक? हाँ सर, ताकि आपको दिखेगा तो भाई लिखने की जानकारी में कोई टेंशन नहीं रहेगा। हम आ जाएंगे आपके
उसके ऊपर। चलिए पहले इसको ले आता हूँ, फिर आपको और भी जानकारी दूंगा। इससे क्वेश्चन बनेंगे, इससे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं सबको जानकारी आपके सामने रख दे रहा हूँ, है ना। हाँ सर, पार्ट्स ऑफ यूआरएल पूछेगा तो आपसे बन जाना चाहिए ये। हाँ याद रखेंगे, ये यूआरएल ऐसा दे देता है और उसमें किसी चीज़ को हाईलाइट करके पूछ ले आपसे तो बताएंगे आप। पूछेगा कि बताइए इसमें स्कीम किससे कहेंगे, तो HTTPS वाला स्कीम है। www वाले को सब डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं सर? आपका वर्ल्ड वाइड वेब आपका सब डोमेन के रूप में जाना जाता है। हाँ सर, याद रखेंगे, ठीक। तो फिर डोमेन किसे कहते हैं सर? ये तो बहुत बड़ा बात हो जाएगा। तो डोमेन दोस्तों एग्जाम्पल जो है ना, एग्जाम्पल अर्थात उसे कहते हैं डोमेन। ये भी नहीं पता एग्जाम्पल क्या, छोड़ दीजिए सर। क्या कहेंगे सर? .co.uk मतलब ब्रिटेन का कोई कंपनी है तो co.uk मतलब उसे कहते हैं टॉप लेवल डोमेन। हाँ सर। फिर अगर लिखा है 443 तो उससे पोर्ट नंबर कहते हैं। हाँ सर। फिर यहाँ पे ऐसा कुछ दिखा है ब्लॉग, आर्टिकल, सर्च, इसे कहते हैं पाथ। जिस रास्ते से आप उस एड्रेस तक पहुंचेंगे वो पाथ है ना। अगर आपको कोई क्वेरी है तो क्वेरी स्ट्रिंग सेपरेटर कहते हैं इसे। हाँ सर। ऐसा चित्र देखिए, एग्जाम एग्जैक्ट ऐसे देखिए पूछ लेगा इसमें से ना, इसमें co.uk को क्या कहेंगे तो आप बताएंगे टॉप लेवल डोमेन कहेंगे। 443 को क्या कहेंगे तो पोर्ट नंबर कहेंगे, इसलिए उसको बस वैसे याद रखिए। ऐसा देगा blog.article.search तो आप बोलेंगे उसे पाथ कहते हैं, जिस पाथ से आप उस नॉलेज तक पहुंच पाएंगे। हाँ सर, ठीक। हाँ, फिर आपका क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर कहेंगे इसको, इस तरीके से दिया रहेगा तो आपका डोसीड इक्वल टू 720 एंड ऐसा करके दिया रहेगा। तो हाँ सर, दूसरे कहेंगे क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर। और लास्ट आपको दिया है डे 1 तो उसको कहेंगे आप फ्रेगमेंट। हाँ सर। चलिए, ऐसा अगर पूछा तो जानकारी में देना है इसलिए दे दिया, इससे वैसे फर्क नहीं पड़ता, इसको ध्यान मत रखिएगा। चलिए, और अगर पूछ रहे तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। मैं पहले से निकाल ले रहा हूँ, फिर मैं तो आपको समझा दूंगा, तो फिर तो आपको कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। हाँ, सब मैं बहुत विस्तारित कर करके दिया, उतना जरूरत पड़ता नहीं आपको। ये एग्जाम्पल ठीक है, बस में दिया क्या पहले जानकारी वो भी तो देख लें। चलिए, पहले इसको ले आते हैं, फिर देखते हैं और जानकारी जो होगी उसको हम लोग निकाल लेंगे, ठीक। हाँ सर, इस एग्जाम्पल से आप अच्छा ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, इसलिए इसको मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, है ना। चलिए, हाँ सर, इस एग्जाम्पल से हम ज़्यादा समझ पाएंगे क्योंकि हमें देखते हैं http://www.google.com, है ना। हाँ सर। चलिए, तो जो उससे एग्जाम्पल ज़्यादा आप समझ पाएंगे, इसीलिए मैं यहाँ पे इस चीज़ को बता रहा हूँ यूआरएल के बारे में। चलिए सर, HTTP क्या है? तो बोल रहा है कि आप जो भी चीज़ डाले हैं इंटरनेट में, begins most web addresses tells the internet browser what protocol to use। अर्थात आप जो इन्फॉर्मेशन डाले हैं उसमें बोल रहा है आप किस प्रोटोकॉल का यूज़ किए हैं, what protocol to use, ये पता चलता है इस पेज से, HTTP वाले से। हाँ सर। www stands for वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक। तो इससे पता चल गया कौन सा प्रोटोकॉल आप यूज़ किए। इससे पता चला कि मोस्ट वेब एड्रेसेस हैबिट, अर्थात अधिकांश एड्रेसेस जो है वेब एड्रेस वो इसी वर्ल्ड वाइड वेब पे ही आपके संरक्षित है, जमा है। ऑल्दो इट इज नॉट नेसेसरी इन इट इंडिकेट्स अ वेब पेज, है ना। हाँ सर, हालांकि नेसेसरी नहीं कि सब इसी पे जानकारी होगा, मगर अधिकांश इसी पे है, ये बोलना चाह रहा है। सो आपका जो डॉट रहता है, डॉट क्या करता है, सेपरेट पार्ट्स ऑफ द एड्रेस, सो इट डज नॉट all run together and the computer can distinguish the different parts of the address। अर्थात ये एड्रेस के पार्ट को सेपरेट करने के लिए दिया रहता है ताकि कंप्यूटर उसको अलग से पहचान सके सब हिस्से को। हाँ सर। तो पूछ सकता है इसमें जो डॉट दिया रहता है उसका क्या यूज होता है। हाँ सर,
आपको जैसे गूगल की जगह कुछ और लिखा हुआ है, www डॉट कुछ और लिखा हुआ है, तो उसे कहते हैं आपका डोमेन नेम। मतलब कोई याद रखना, यहाँ से आपको क्वेश्चन बनता है कि आपको ऐसे एग्जाम्पल लिख के दे दिए, एग्जाम पूछेगा इसमें गूगल वो किस क्या कहेंगे, तब बोलेंगे सर उसे हम डोमेन नेम कहेंगे। ठीक, अ सीरीज ऑफ मेंबर्स लेटर्स और हाइफन्स दैट आइडेंटिफाइज द ऑनर ऑफ द एड्रेस। और साथ इस एड्रेस का ऑनर कौन है, गूगल है, ये आपको बता रहे हैं। हाँ सर, जिस वेबसाइट पे आप गए हैं उसका ऑनर कौन है, वही, और उसी के डोमेन में आप प्रवेश कर चुके हैं, तो डोमेन नेम ये दर्शाता है बीच वाला हिस्सा। ठीक, www के बाद वाला। हाँ सर, फिर उसका फिर डॉट है तो क्या दिखाता है, सी प्रीवियस डेफिनेशन, अर्थात ये डॉट और ये डॉट वही है कि वो इस एड्रेस को इससे अलग किया, इस एड्रेस को इससे अलग किया, अर्थात ताकि कंप्यूटर अलग अलग सबको पहचान कर सके। हाँ सर, फिर लास्ट में आपको .com ये बोला आपका द डोमेन, अर्थात एट द एंड ऑफ द वेब एड्रेस, वेब एड्रेस के एंड में टेल्स व्हाट टाइप ऑफ वेब पेज यू आर व्यूइंग, आप किस तरीके का वेब पेज देख रहे हैं, क्या वो कोई कॉमर्शियल वेब पेज है, क्या कोई गवर्नमेंटल वेब पेज है, क्या कोई संघात्मक ऑर्गेनाइजेशनल वेब पेज है। हाँ सर, तो इसलिए आपको होता है कि आप किस टाइप ऑफ वेब पेज बताता है, क्या बताता है, ये बताता है आपका लास्ट वाला कि किस टाइप का वेब पेज आप देख रहे हैं, है ना। हाँ सर, .com लिखा हुआ है तो कॉमर्शियल हो जाएगा, .org लिखा है तो भाई हो जाएगा नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, है ना। हाँ सर, और जहाँ देखिए कॉमर्शियल लिखा मतलब प्रॉफिट कमाने के लिए, जैसे अमेजोन वगैरह सब प्रॉफिट कमाने के लिए, और जैसे आपको हो गया ऑर्ग लिखा गया .org, अर्थात वो आपके नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, अर्थात वो आपको सूचना दे रहे हैं और सूचना से वो कोई प्रॉफिट नहीं जनरेट करते हैं, कोई पैसा नहीं कमाते हैं, तो ये .com और .org में अंतर है। हाँ सर, .edu लिखा आपको एजुकेशनल हो जाएगा, है ना। कॉलेज यूनिवर्सिटी हो जाएगा, उसका मतलब edu का मतलब। हाँ सर, .net लिखा तो इंटरनेट रिलेटेड हो जाएगा, .mil लिखा तो यूएस मिलिट्री हो जाएगा, .gov लिखा तो भाई गवर्नमेंट हो जाएगा, है ना। MIL लिखा हो तो मिलिट्री, GOV लिखा हो तो गवर्नमेंट, यूएस लिखा हो यूनाइटेड स्टेट, यूके लिखा हो आपका यूनाइटेड किंगडम। हाँ सर, वह मतलब देश वेश दर्शाता है इसी जगह में। ठीक, हाँ सर, चलिए इतना जानकारी मिल गया आपको, उतना ही काफ़ी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम इसके बारे में अध्ययन करना चालू करते हैं यहाँ से, क्योंकि यूआरएल से आपका क्वेश्चन बनता है और यूआरएल को आपको समझना बहुत जरूरी है ना। हाँ सर, ठीक, चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट ले जाता हूँ ताकि इससे भी आपको क्वेश्चन बन जाए, आपको ध्यान रहे। हाँ सर, ये बोल रहे हैं यहाँ पे देखिए यूआरएल से जुड़ा हुआ जानकारी क्या दे रहा है सर, यही जानकारी बोल रहा है क्या यूआरएल फॉर एचटीटीपी और एचटीटीपीएस, अर्थात एचटीटीपी या एचटीटीपीएस वाले प्रोटोकॉल पे जो भी यूआरएल आपका रहता है वो नॉर्मली मेड अप ऑफ 3 और 4 और 3 से 4 कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है। हाँ सर, जैसा पीछे एग्जांपल दिए थे http.www.google.com, 4 चीज था ना। हाँ सर, वैसे ही तो पहले क्या बोला, स्कीम, पहला स्कीम बताता है कि द स्कीम आइडेंटिफाइज द प्रोटोकॉल, अर्थात जो एचटीटीपी था ये बताता है जो एचटीटीपी है वो किस प्रोटोकॉल का यूज किया गया है आपके, है ना, टू एक्सेस द रिसोर्स ऑन द इंटरनेट, अर्थात इंटरनेट में उस रिसोर्स को जो आप खोज रहे हैं, जो आप सर्च मार रहे हैं, उसको सर्च करने के लिए किस प्रोटोकॉल का आप उपयोग कर रहे हैं। तो आप बताएं सर एचटीटीपी का उपयोग कर रहे हैं, किसका उपयोग कर रहे हैं, तो प्रोटोकॉल को बताता है बस पहला वाला लाइन, है ना। हाँ सर, जो एचटीटीपी रहेगा कि आप कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं। ठीक, used to access the resource on the internet, है ना। चलिए होस्ट क्या होता है, द होस्ट नेम, जो होस्ट नेम आपका था वो आइडेंटिफाई करता है द होस्ट दैट होस्ट द रिसोर्स, अर्थात होस्ट नेम मतलब वो नेम जैसे www है वो सारे जानकारी को आपका रखा हुआ है ना। हाँ सर, वैसे लिए ठीक, और पाथ मतलब किस पाथ का फॉलो करके आप उस तक पहुंच पाएंगे। हाँ सर, और क्वेरी स्ट्रिंग की आपकी क्वेरी क्या थी वहां पहुंच करके उसको आप खोजेंगे। हाँ सर, ऐसा ये 4 चीज होता है, स्कीम, होस्ट, स्कीम, होस्ट, पाथ और क्वेरी स्ट्रिंग, ये चीज आपको दे देगा 4 ऑप्शन में बोलेगा मतलब यूआरएल में इनमें से कौन से 3 चीज होते हैं, एक नहीं होता है, इनमें से कौन सी चीज होते हैं कौन सा नहीं होता है, तो आपको कोई भी इसमें से 3 दे देगा, एक कुछ और डाल देगा, पूछ लेगा, तो याद रखेंगे स्कीम होगा, होस्ट होगा, पाथ होगा और क्वेरी होगा। इन सब में सबसे ज्यादा जरूरी आपके लिए ये 4 नाम है। हाँ सर, ठीक, चलिए मैं सब जगह से जहाँ जहाँ सब क्लिकर क्वेश्चन बनेंगे सब उसी पैटर्न में आपको बताते जा रहा हूँ, ये 4 चीज आप याद रखेंगे। हाँ सर,
ठीक, ये एग्जांपल ले लेते हैं भाई, आपसे पूछेगा कि कौन से मेन 5 कंपोनेंट हैं यूआरएल को, तो आप बता देंगे यहाँ से कि सर यही आपके 5 कंपोनेंट यूआरएल के, बात खत्म। सर पहले आपका स्कीम, तो स्कीम किसे कहते हैं आपको बताया था मैं कि सर कौन सा प्रोटोकॉल आप यूज़ कर रहे हैं, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल में यूज़ कर रहा हूँ, तो ये आपका सर स्कीम जो होता है वही कहलाता है सर आपका स्कीम। हाँ सर, ठीक, हाँ सर, क्लियर हो गया। हाँ, फिर आपको जो ब्लॉग लिखा है सर, ब्लॉग डॉट लिखा हुआ है ना सर, ब्लॉग की जगह www रहे उसे आप सब डोमेन कहते हैं, तो सर www रहे, www रहे या ब्लॉग लिखा हुआ है, ये आपको कहलाता है सर आपका सब डोमेन। हाँ, फिर डॉट से आप सेपरेट कर रहे हैं एड्रेस को, डॉट यूज होता है एड्रेस को सेपरेट करने के लिए ताकि कंप्यूटर आइडेंटिफाई कर सके सबको अलग। हाँ सर, फिर आपको लिखा समझिए हब स्पॉट, हब स्पॉट मतलब इसकी जगह लिखता है आपको google.com, तो कहलाता है सेकंड लेवल डोमेन। हाँ सर, सेकंड लेवल डोमेन, ठीक। हाँ सर, और google.com लिखा था तो जो .com था वो बताता है टॉप लेवल डोमेन, अर्थात वो कॉमर्शियल वेबसाइट है, इसकी जगह आपको .com, इसकी जगह आपको .com अर्थात कॉमर्शियल है, .org ऑर्गेनाइजेशन अर्थात ये प्रॉफिट कमाने के लिए होते हैं, ये कभी पूछ सकता है आपसे .com और .org में क्या अंतर है, तो आपके प्रॉफिट कमाने वाले ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और ये आपके नॉन प्रॉफिट वाले होते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन। हाँ सर, अर्थात जैसे आप अमेजोन खोलेंगे तो आपको .com दिखेगा, क्योंकि अमेजोन उससे प्रॉफिट कमा रहा है, उस साइट को आपको तक उपलब्ध करा के आपसे पैसा कमा रहा है। वो कोई ऐसा वेबसाइट जो आपसे पैसा नहीं कमाता है वो .org लिखता है। हाँ सर, इसी में अगर .edu लिखा तो आपका एजुकेशनल के लिए हो जाएगा, है ना। हाँ सर, अर्थात कॉलेज स्कूल वाला साइट आप खोल रहे हैं पक्का, तभी आपको .edu लिखाई देगा। हाँ सर, एजुकेशनल। इसमें .in लिखा तो इसी में तो आपको .in मिलता है, मतलब इंडिया का बात कर रहा है, इंडिया का। हाँ सर, .us लिखा मिलता है, .us मतलब यूएसए का बात कर रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट का अर्थात अमेरिका का। यूके लिखा मिले तो अर्थात यूनाइटेड किंगडम का बात कर रहा है, यूनाइटेड स्टेट हो गया। हाँ सर, समझ गया बात को। फिर आपको लगा सर मार्केटिंग मतलब सब डायरेक्टरी है ये, कि हाँ सर ये पूरा साइड आपका मार्केटिंग वाला साइड है, इसलिए लिखा है डॉट मार्केटिंग सब डायरेक्टरी। 5 हिस्से उसके होते हैं मेनली, 1 2 3 4 5 मेनली, ये 4 ही देखने मिलते हैं, ये आपको कम देखने मिलते हैं। मगर आपको याद रहेगा कि सर जो पहला HTTP वाला फॉर्मेट उसे क्या कहते हैं, स्कीम कहते हैं, अर्थात स्कीम माने प्रोटोकॉल। आप किस प्रोटोकॉल का उपयोग कर रहे हैं सर्च करने के लिए, तो आप बोल रहे हैं सर मैं HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग कर रहा हूँ। हाँ सर, फिर आप कहाँ जा रहे हैं खोजने के लिए, सर मैं सब डोमेन पे जा रहा हूँ। सब डोमेन क्या है उसका सर, www जो है वही उसका सब डोमेन है। हाँ सर, ये जो ब्लॉग लिखा है उसका सब डोमेन है। फिर www में कहाँ जा रहे हैं सर, आप जा रहे हैं मान लीजिए इसरो में, तो इसरो है आपका, इसरो जाएगा सेकंड लेवल डोमेन, है ना। हाँ सर, और सर .gov हो गया, डॉट आपका सर यहाँ पे हो गया आपका .gov अर्थात जो गवर्नमेंट वेबसाइट है तो हो गया आपका टॉप लेवल डोमेन, है ना। .gov मतलब आपको गवर्नमेंटल वेबसाइट खोल रहे हैं आप, गवर्नमेंट। हाँ सर, तो जो लिखा था .com .org .edu .in .gov सब आपका हो जाता है एग्जाम्पल सर इसका, इसका 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 टॉप लेवल डोमेन का। हाँ सर, मगर इसरो जो आप खोले वो कहलाएगा सेकंड लेवल डोमेन, ये आपको कहलाएगा टॉप लेवल डोमेन, ठीक। हाँ सर, और लास्ट बच गया आपका सब डायरेक्टरी, ठीक। चलिए आपको ऐसा क्वेश्चन बनेगा, हाँ सर ऐसा क्वेश्चन बनता है आपको पता ही है, तो अब सब छूटेगा नहीं। मैं बस यही बताना था कि भाई क्वेश्चन मत छूटे, इसलिए मैं अलग अलग इमेज का प्रयोग कर रहा हूँ ताकि आपको हर एक चीज का नॉलेज होता चले, है ना। हाँ सर, और जो www होता है उसे आपका होस्ट नेम के रूप में जानते हैं, अभी आप जान रहे हैं ना। हाँ सर, ये वाला ठीक है, इससे आपको थोड़ा समझ में आएगा। हाँ, इस वाले एग्जाम्पल को भी ले लेते हैं आपके लिए। क्लियर वाला कुछ मिल ही नहीं रहा है आप लोगों के लिए, इसमें अच्छा सा दिया रहे, ये ठीक है। ये भी ठीक है। चलिए
सब एग्जांपल आपके सामने रख दे रहा हूँ ताकि इससे कभी क्वेश्चन वहाँ पूछे, कोई भी एग्जांपल देखे तो आपसे कंफ्यूजन ना हो दोस्तों, याद रखेंगे। इसमें इसलिए पूछ सकता है कि किसके अंदर क्या समाहित होता है। हाँ सर, जैसे देखिए आपका yourname.co.uk, ये सबको मिला के कहते हैं आपके डोमेन नेम, है ना। हाँ सर, अर्थात यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो पूरा है ये कहलाएगा आपका डोमेन नेम। पहले आपको ये स्पष्ट होना चाहिए, ठीक। हाँ सर, किसी से क्वेश्चन बनते हैं आपके पहले। और डोमेन नेम में क्या क्या आपका समाहित है यूआरएल में, उसमें समाहित है हमारा सर होस्ट नेम, फिर आपका सेकंड लेवल डोमेन, थर्ड लेवल डोमेन। सर सेकंड लेवल डोमेन क्या होगा कि भाई वो कोई कंपनी है, वो कोई कमर्शियल वेबसाइट है जो कि प्रॉफिट कमाना चाह रही है। .org ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नॉन प्रॉफिटेबल है। .gov है गवर्नमेंटल वेबसाइट है, ये हो जाता है सर आपका सेकंड लेवल डोमेन। .edu मैंने एजुकेशनल वेबसाइट है, वो हो जाएगा आपका सेकंड लेवल डोमेन। तो कभी आपसे एग्जांपल देके पूछे तो सेकंड लेवल डोमेन किसी का एग्जांपल क्या है सर देख करके आपसे पूछेगा तो आप बता देंगे। सर .co लिखा हुआ है, .org लिखा हुआ है, .edu लिखा है, .gov लिखा हुआ है, वो है आपका सर सेकंड लेवल डोमेन। हाँ सर, तो आपका थर्ड लेवल डोमेन क्या है कि किस देश का, यूके माने आपका यूनाइटेड किंगडम का है, आईएन माने आपकी इंडिया का है, किस देश का हो जाएगा दोस्तों आपका थर्ड लेवल डोमेन। और सेकंड लेवल और थर्ड लेवल डोमेन को मिला करके क्या कहते हैं दोस्तों, कहते हैं आपके कंट्री कोड। ये बता रहे हैं कि भाई यूके का ये कॉमर्शियल वेबसाइट का ये साइट है, तो साथ उसका कंट्री कोड बताता है ये दोनों। कभी आपसे पूछ ले कि कंट्री कोड में क्या समाहित होता है तो बताएंगे सेकंड लेवल डोमेन थर्ड लेवल डोमेन से मिला करके आपका कंट्री कोड बनता है। हाँ सर, और सेकंड लेवल डोमेन थर्ड लेवल डोमेन से मिला के कंट्री कोड बना, कंट्री कोड और होस्ट नेम से मिला करके आपका बनता है डोमेन नेम। तो इसको कभी आपके फॉर्मूले फॉर्मेट में पूछ सकता है कि होस्ट नेम प्लस आपका कंट्री कोड इज इक्वल टू व्हाट, तो आप बोलेंगे सर डोमेन नेम। ऐसा भी आपसे पूछ सकता है, इसलिए आप इस तरीके से हर तरीके से आप ध्यान रखेंगे इन चीजों का। हाँ सर, ये आपका हो गया डोमेन नेम, जो इतना बड़ा हो गया डोमेन नेम, और डोमेन से पहले है ये तो www होता है दोस्तों आपका सब डोमेन, है ना। हाँ सर, और आपको कौन सा प्रोटोकॉल है, इसे प्रोटोकॉल को जो बोलते हैं सर यही आपका प्रोटोकॉल वाला हिस्सा। हाँ सर, जिसको बार बार प्रोटोकॉल वाले हिस्से को आप इस रूप में देख रहे थे नाम सर, स्कीम के रूप में, स्कीम के रूप में, है ना। हाँ सर, क्लियर हो गया। हाँ सर, तो स्कीम या प्रोटोकॉल, www जो होता है आपको होता है सब डोमेन, बाकी उसके बाद का इधर का जो होता है आपको पूरा कहलाता है डोमेन नेम, उसमें आपका सेकंड लेवल डोमेन, थर्ड लेवल डोमेन, वो सब आप समझ गए इस वाले एग्जांपल से दोस्तों, ठीक। हाँ सर, और डोमेन में आपका जो ये लिखा है योर नेम, इसरो, प्रतीक, जो भी लिखा होता है आपका होस्ट नेम, ये बात का ध्यान रखेंगे कि होस्ट नेम उसे कहते हैं। इसरो, DRDO जो होता है सर वो है आपका होस्ट नेम की आपका जानकारी, आप किस वेबसाइट पे गए हैं तो आप इसरो की वेबसाइट पे गए हैं तो उसका नाम क्या है, इसरो है, इसलिए वो आपका होस्ट नेम कहलाता है, जो आपको होस्ट कर रहा है, जो आपको स्वागत कर रहा है। हाँ सर, ठीक। हाँ, यहाँ आपका .co है, .edu है, .tdu है, सब आपका होगा सेकंड लेवल डोमेन। जिस कंट्री का हो जाएगा थर्ड लेवल डोमेन, दोनों मिलके बनता है कंट्री कोड। पूरा सबको मिला होस्ट नेम और इन सबको मिला के बनता है आपका डोमेन नेम, ठीक। हाँ सर, सेकंड लेवल डोमेन, थर्ड लेवल डोमेन, आप सब चीज समझ गए। चलिए देख लूँ भैया कि और कुछ बताना है आप लोगों को। यूआरएल के बारे में जितना जानकारी आपसे क्वेश्चन बनता है वो आपका सब हो गया है ना। हाँ सर, चलिए मैं इस पे अब अपना एग्जांपल लिख दे रहा हूँ सर। इसके टोटल 4 हिस्से आप याद रखेंगे, भाई 5-6 भी हो जाते हैं, उससे उसका बात नहीं, मैं बात करूँगा नॉर्मल। आपको लिखा है HTTPS लिखा है मान लीजिए, है ना, पेपर दिया है आपको, ये दिया है कोलॉन। कभी इसको पहचानने भी दे सकते हैं, इसलिए लिखना भी सीखिए आप, है ना। देखिए HTTP के पास क्या होता है तो बताएंगे, ये वाला होता है भैया कोलॉन, है ना। हाँ सर, कोलॉन होता है, फिर आपका ये होता है भैया स्लैश होता है डबल, फिर आपको होता है www, फिर डॉट होता है भैया। हाँ सर, फिर आपको सर वाईफाई स्टडी मान लीजिए लिखा हो, या मान लीजिए लिखता हूँ मैं आपका एनालाइजर लिख देता हूँ मैं, ठीक है। एनालाइजर लिख लीजिए मान लीजिए, है ना। एनालाइजर डॉट आपका हो गया मान लीजिए कॉम हो गया, तो प्रॉफिट कमाने के लिए एनालाइजर कोर्स बेचेगा, पैसा कमाएगा, ठीक है मान लीजिए, ठीक। हाँ सर, .com, हालांकि अभी फ्री में हम देते हैं, उसकी बात अलग है। तो हाँ सर, आपका जो ये पहला हिस्सा आपका दोस्तों ये कहलाएगा इसका पहला हिस्सा। इसको पहले देख लिए किस नाम से जानते हैं सर, इसको जानते हैं प्रोटोकॉल के रूप में, ऐसे हम जानते हैं सर आपका स्कीम के रूप में, स्कीम के रूप में। तो पहला हिस्सा इसका स्कीम हो गया। हाँ सर, इसका पहला हिस्सा हो गया HTTP वाला स्कीम, जो कि बताता है कि किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया है वो उस जानकारी तक पहुंचने के लिए, किस प्रोटोकॉल का उपयोग किए हैं ये स्कीम में पता चलता है, ठीक। हाँ सर, ये आपका सर www जो है ये उसका दूसरा हिस्सा हो जाता है, ये हो जाता है उसका दूसरा हिस्सा जो कहलाता है आपका सब डोमेन, ठीक। हाँ सर, हो गया। हाँ सर, फिर तीसरा सर हो जाता है आपका मेनली ये
डोमेन नेम, है ना सर, ये पूरा आपका डोमेन नेम कहलाएगा, जिसमें आपका होस्ट नेम और आपका डोमेन नेम। ठीक, हाँ सर। तीसरा इसका दोस्तों इसका नाम हो जाएगा, इसको आप बोल रहे हैं सर होस्ट नेम। ठीक सर, ये हो जाएगा आपका होस्ट नेम। ठीक, हाँ सर। और इसका चौथा साइट की कॉमर्शियल वेबसाइट है, एजुकेशनल वेबसाइट है, वो सब चीज़ जो दिया हुआ है आपको, हाँ सर, वो सब हो जाएगा आपका इसमें। चौथा हिस्सा इसका ये वाला हो जाएगा .com वाला, कि कॉमर्शियल वेबसाइट है, क्या वेबसाइट है, ये सब आपसे कई बार पूछता है। .edu किसके लिए होता है, तो आप बता देंगे सर एजुकेशनल के लिए है। .edu एजुकेशनल के लिए है ना। ठीक, चलिए उसको मैं एक बार लिस्ट निकालने की कोशिश करते हैं अपन, आइए। ठीक, हाँ सर। .com दिया हुआ है, .org देखिए, .com दिया हुआ है आपका, बताया हूँ कॉमर्शियल वेबसाइट है। कॉमन होता है आपका कॉमर्शियल वेबसाइट, कॉमर्शियल जो कि आपका प्रॉफिट कमाने के लिए बना हुआ है ना, प्रॉफिट कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए जो कंपनी बनी हुई है। ठीक है, आपका .org लिखा हुआ है भैया, तो आपके ये भी आपका वेबसाइट है, कोई संस्था ही है, मगर आपका नॉन प्रॉफिट होती है, मतलब पैसा कमाने के लिए ही साइट नहीं बनी हुई है। हाँ सर। आपका इसकी जगह लिखा मान लीजिए .gov, तो दोस्तों पक्का वो आपका गवर्नमेंट का वेबसाइट है ना। हाँ सर। ठीक, हाँ। इसी जगह आपको दोस्तों लिखा हुआ मान लीजिए .in, तो आप बोलेंगे .in का मतलब इंडिया देश का बात कर रहा है ये, क्योंकि टॉप लेवल डोमेन होता है, आपको पता है इंडिया जो लिखा तो टॉप लेवल डोमेन। हाँ सर। .us लिखा तो आप बोलेंगे सर यूनाइटेड स्टेट का बात कर रहा था, अमेरिका के डोमेन में आप प्रवेश कर चुके हैं, यूनाइटेड स्टेट के डोमेन में आप प्रवेश कर चुके हैं। सर यूके लिखा है आपका, तो बोलेंगे आपके सर यूके मतलब या यूनाइटेड किंगडम में आप प्रवेश कर चुके हैं, है ना सर, यूनाइटेड किंगडम यूके में आप प्रवेश कर चुके हैं, उसके वेबसाइट में आप प्रवेश कर चुके हैं। हाँ सर, इस तरीके से आपको दिया रहता है। ठीक, हाँ। और कुछ बचा क्या भैया? हाँ, आपको इसमें .mil लिखा है, .mil लिखा, तो आप बोलेंगे कि पक्का मिलिट्री साइट पे हम पहुंच चुके हैं, मिलिट्री वेबसाइट पे हम पहुंच चुके हैं। हाँ सर। और मैंने आपका ऑर्गेनाइजेशन होता है, याद रखें, ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका फुल फॉर्म। .org मतलब ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, हाँ सर। और कुछ बचा क्या? ठीक, क्लियर हो गया? चलिए, चलिए अब इतना समझ गया आप। इन सब एग्जाम्पल से आपसे क्वेश्चन बनता है, ये हो गया आपका क्लियर। ठीक, चलिए, उम्मीद कर रहा हूँ आपको यूआरएल से जितने भी क्वेश्चन अब आपके बनेंगे, आपको कोई भी चीज़ नहीं छूटेगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कुछ और जानकारी मुझे यूआरएल से जुड़ा हुआ तो, है ना। चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनते हैं। मेन दोस्तों वही क्वेश्चन बनेंगे आपसे। ठीक, क्वेश्चन रिलेटेड, बोला छोटा छोटा पॉइंट ही आपका बचा हुआ है मेनली पढ़ाने वाले में, है ना। क्वेश्चन रिलेटेड टू URL। व्हाट आर द 3 पार्ट्स ऑफ यूआरएल पूछे आपसे, तो बोलेंगे सर आपका 3 पार्ट में क्या 4 पार्ट आप देखेंगे सर, स्कीम, होस्ट, पाथ और क्वेरी है, वही क्वेश्चन आपको बता चुका। हाँ सर। तो बोलेंगे 4 पार्ट्स ऑफ यूआरएल, तो वही बोलेंगे आप प्रोटोकॉल, डोमेन, पाथ एंड क्वेरी, प्रोटोकॉल, डोमेन, पाथ एंड क्वेरी। हाँ सर, वही चीज़ जो आपको बता चुका हूँ मैं, जो HTTP वाला प्रोटोकॉल है, जो डोमेन है उसका, जो पाथ है वो क्वेरी है, वो इसका 4 उसका यूआरएल है। व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ यूआरएल कॉल्ड, तो बताएंगे सर द स्कीम, सब डोमेन, टॉप लेवल डोमेन, सेकंड लेवल डोमेन एंड द सब डायरेक्टरी। हाँ सर, आपको जो इमेज दिखाया था वो वाला। हाँ सर। व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ यूआरएल कॉल्ड, बोला ना आपको क्वेश्चन कुछ नहीं छूटने वाला। तो यूआरएल के पहले पार्ट को क्या कहते हैं, तो यूआरएल के सबसे पहले पार्ट को कहते हैं स्कीम, जिसमें उसका प्रोटोकॉल वाला हिस्सा होता है ना। हाँ सर, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द यूआरएल इज द स्कीम। बोला ना आपको क्वेश्चन कुछ नहीं छूटेगा, जो पढ़ा दिया बस, अब उसको अब आप उसका महत्व समझ रहे कि हाँ सर कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है। व्हाट वॉज द एंड ऑफ द यूआरएल कॉल्ड, यूआरएल का एंड क्या कहलाता है सर, डोमेन सफिक्स कहलाता है। हाँ सर। ठीक, चलिए, जैसे आपका .com, .org जो होता है वही आपका डोमेन सफिक्स कहलाता है। हाँ सर। विच इज प्रोटोकॉल इन यूआरएल,
सब कुछ HTTP होता है, HTTPS होता है, S1 सिक्योर होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP होता है, ये उसका प्रोटोकॉल वाला हिस्सा कहलाता है। हाँ सर, जिसे आप स्कीम के रूप में जानते हैं। व्हाट इज URL की, ये देखते हैं क्या है भैया, ये तो मेरे को भी नहीं पता है। द URL की इज द पार्ट ऑफ द स्टैटिक URL दैट डिस्क्राइब्स द प्रोडक्ट और कैटेगरी, कोई मतलब नहीं है, छोड़ दीजिए। व्हाट इज द होस्ट नेम, URL में होस्ट नेम कौन सा होता है? द होस्ट नेम प्रॉपर्टी ऑफ द URL इंटरफेस इज अ स्ट्रिंग कंटेनिंग द डोमेन नेम ऑफ द URL। दिस फीचर इज अवेलेबल। उसका जो होस्ट नेम को कैरी करके रखता है वही उसका, जो उसका डोमेन नेम के अंदर जो होता है ना, वही होस्ट नेम होता है। जैसे आपका डॉट एनालाइजर, जो जैसा एनालाइजर हो गया आपका। तो हाँ सर, हमको URL उससे बनने वाले सारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया सर। हाँ सर, तो होस्ट नेम के अंदर क्या क्या आता है। तो व्हाट इज होस्ट नेम इन URL? द होस्ट नेम प्रॉपर्टी ऑफ द URL इंटरफेस इज अ स्ट्रिंग कंटेनिंग द डोमेन नेम ऑफ द URL। तो जो डोमेन नेम के अंदर ही होता है जो होस्ट नेम कहलाता है, वही कहना चाह रहे हो। हाउ इज URL फॉर्म्ड? URL फॉर्म कैसे होता है? तो बोल रहे हैं द स्कीम इज फॉलोड बाय अ कोलन एंड 2 फॉरवर्ड स्लैशेस। मतलब वही बता रहा, जो बताया ना कि भाई कोलन रहेगा, फिर 2 फॉरवर्ड स्लैशेस है, मतलब 2 कोलन, 2 डॉट HTTP प्रोटोकॉल रहेगा, उसका फिर उसमें आपका 2 डॉट रहेगा, फिर आपको 2 स्लैश रहेगा, उसको आपको स्कीम कहते हैं। हाँ, तो स्कीम में वो सब चीज़ रहेगी, बोल रहे हैं। ठीक। इफ अ पोर्ट नंबर इज स्पेसिफाइड द नंबर फ्लोज द होस्ट नेम सेपरेट बाय कोलन, सब छोड़ दीजिए। बस अब समझ गए ना, बस ये बात है। हो गया। इससे ज़्यादा भी URL से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। सबसे ज़्यादा विश्वसनीय URL कौन सा कहलाएगा? अगर आपसे पूछे तो बताएंगे सर, जिसमें GOV मतलब गवर्नमेंट लिखा हो या .mil मतलब मिलिट्री लिखा हो, वो सबसे ज़्यादा विश्वसनीय, सबसे ज़्यादा रिलायबल आपका URL कहलाता है। वही ये बोलना चाह रहा है भाई। जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट वही रहेगी किसी देश की, तो रहेगी, है ना। तो गवर्नमेंट वेबसाइट्स एंड इन GOV आर एमंग द मोस्ट रिलायबल सोर्सेज ऑन द वेब। हाँ सर, जैसे लिखा है देखिए। ठीक, चलिए। सबसे रिलायबल, सबसे विश्वसनीय, सबसे भरोसेमंद साइट आपके कौन से सर? गवर्नमेंटल साइट्स हैं। हाँ सर। 5 पार्ट्स कौन कौन से भैया आपके? हाँ सर। या तो URL के 3 पार्ट होते हैं, इसको लगा देता हूं मैं ताकि आपको ध्यान रहे। चलिए, URL के तो 3 पार्ट होते हैं या 9 पार्ट होते हैं। अगर सिंपल फॉर्म है तो 3 पार्ट आपको दिखाई देगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है थोड़ा 9 पार्ट इसका दिखाई देगा। हाँ, तो 3 से लेकर के 9 पार्ट तक की URL होते हैं। देखिए 3 पार्ट की URL होते हैं, है ना। हाँ सर, जैसे 3 पार्ट की URL होंगे जिसमें आपको केवल 1, 2, 3 हिस्सा रहेगा। हाँ सर, और कहीं कहीं 9 पार्ट के भी आपको URL देखने मिलते हैं, जिसको आप कॉम्प्लेक्स URL बोलते हैं, जिसमें आपको 9 पार्ट देखने मिलेंगे, 9 पार्ट्स आपको देखने मिलते हैं। ठीक। URL आर द प्रोटोकॉल और स्कीम, जिसका पहला पार्ट है प्रोटोकॉल या स्कीम। हाँ सर। उसका दूसरा पार्ट आपका सब डोमेन। हाँ सर, जिसका एग्जांपल आप पीछे देखे हैं। फिर आपको लिखेंगे सर डोमेन नेम। हाँ सर, जिसका आप एग्जांपल देखे हैं। फिर आपको टॉप लेवल डोमेन, जैसे आपको देखे थे कंट्री वाला बात जो था। हाँ सर। फिर आपका पोर्ट नंबर, फिर उसका पाथ, फिर क्वेरी, फिर आपका पैरामीटर, है ना। ये सब टाइटल में से, और लास्ट में आपका फ्रेगमेंट। मैं बताया था कि इनकी केवल पूछ लेगा 9 लेवल, बोलेगा डोमेन के जो 9 पार्ट है उसमें से इनमें से कौन सा पार्ट उन 9 में नहीं आता है। इसमें जो 9 नाम को देखिए, प्रोटोकॉल या स्कीम, सब डोमेन, टॉप लेवल डोमेन, मतलब 2 डोमेन से 3 चीज, सब डोमेन और टॉप लेवल डोमेन। हाँ सर। फिर P से पोर्ट, P से पाथ, क्वेरी और पैरामीटर, और लास्ट में फ्रेगमेंट। अर्थात इन नामों को आपको बस नाम बस ध्यान रखना है। यहाँ से इन नामों से आपको क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन सा URL के पार्ट है या नहीं। ठीक। हाँ सर। चलिए दोस्तों, और सिंपल होगा तो ये 3 पार्ट होगा इसका, है ना। स्कीम वाला, ये प्रोटोकॉल वाला, ये आपका भैया उसका होस्ट नेम और डोमेन नेम वाला, ये आपका डोमेन नेम दोनों आता है, मगर ये होस्ट नेम हो जाएगा और ये आपका डोमेन हो जाएगा। ठीक। हाँ सर। और इसी में अगर सामने www लग गया तो सब डोमेन, ये आपका मेन डोमेन, ये आपका दोस्त हो गया उसका सब डोमेन, फिर होस्ट नेम और आपका डोमेन। हाँ सर। चलिए, तो आपको जो पीछे चित्र दिखा, उस चित्र के हिसाब से आप सब ध्यान रखेंगे कि कितने हिस्से होते हैं उसके। सर हाँ सर, इतने हिस्से होते हैं। डोमेन नेम के अंदर उसका होस्ट नेम, उसका सेकंड लेवल डोमेन, थर्ड लेवल डोमेन और कंट्री कोड सब मिला करके बनता है आपका होस्ट नेम। और होस्ट नेम ये सब मिला के बनता है डोमेन नेम। होस्ट नेम और ये सब मिला के बनता है आपका डोमेन नेम। इस बात को याद रखेंगे। www आपका सब डोमेन कहलाता है, आप याद रखेंगे। कोई ऐसा देगा पूछ लेगा किसी वेबसाइट में www को किस नाम से जानते हैं,
सब डोमेन के रूप में, होस्ट नेम के रूप में, डोमेन नेम के रूप में आपको सब सुना सुना लगेगा। जो सबसे पहले है, सबसे पहले, इसलिए सबसे पहले से सब डोमेन आपको याद रखना है। हाँ सर, चलिए। हाँ सर, ये इसके देखिए 5 पार्ट में 1 2 3 4 5 ये 5 पार्ट दिखते हैं आपको। हाँ सर, स्कीम प्रोटोकॉल आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। www या कुछ और है तो आपका सब डोमेन होता है, पहले से क्लियर हो गया। सर आपको जो हब स्पॉट हो आपको सेकंड लेवल डोमेन कहलाता है, या सेकंड लेवल डोमेन को ही आप होस्ट नेम के रूप में जानते हैं। हाँ सर, फिर .com जो आपका टॉप लेवल डोमेन है। हाँ सर, और ये आपका सब डायरेक्टरी जो लास्ट में दिया हुआ। हाँ सर, चलिए। आपके उसके 4 पार्ट होते हैं, 3 या 4 पार्ट होते हैं मेनली। और स्कीम जिसमें आप प्रोटोकॉल देख रहे हैं, होस्ट जो उसको होस्ट करने वाला है ना, होस्ट का भाई अलग अलग हिस्से, सब डोमेन सब वाले हिस्से होते हैं। हाँ सर, पाथ और क्वेरी। हाँ सर, तो स्कीम, होस्ट, पाथ, क्वेरी। हाँ सर, ये उसके सब अलग अलग दिए हुए थे, क्या क्या यूज है सबको बताया हूँ, कोई मतलब नहीं। हाँ सर, स्कीम, सब डोमेन, आपके होस्ट नेम और आपका डोमेन में पूरा चीज आ जाता है। ये चीज मिला के पूरा डोमेन हो जाता है। ये होस्ट नेम में आपका टॉप लेवल डोमेन में आ जाता है। हाँ सर, ठीक। हाँ सर, चलिए। आपका सब शुरुआती था जिसको पूरे हिस्से दिए हुए थे वाला बात है ना। हाँ सर, होता था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, लास्ट में फ्रेगमेंट। हाँ सर, बस वही वाली बात है। ठीक, ये हो गया दोस्तों आपका URL वाला बात। ठीक, ये पहले इसका वर्ल्ड वाइड वेब है। इंडिकेट्स द रिसोर्सेज इन अ वेब पेज। वेब पेज में कहाँ पे आपका रिसोर्स, वेब पेज में कहाँ पे आपका डाला हुआ है आपका सब इन्फॉर्मेशन, तो वेब पेज में डाला हुआ है। वर्ल्ड वाइड वेब के किस वेब पेज में डाला हुआ है, यहीं से पता चलता है कि वर्ल्ड वाइड वेब के वेब पेज में डाला हुआ है। हाँ सर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, द सेट ऑफ रूल्स फॉर द ट्रांसफर ऑफ डाटा ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब में डाटा ट्रांसफर करने के लिए इसी प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं, इसी स्कीम का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब वर्ल्ड इस प्रोटोकॉल का उपयोग करके अपने डाटा वर्ल्ड वाइड वेब के किसी वेब पेज में डाल दिया। हाँ सर, उसके बाद आपका डोमेन नेम किस नाम से डाला सर, नाम था हमारा 10 स्पेसिफिक नेम ऑफ द वेबसाइट। तो किस वेबसाइट में डाला, वर्ल्ड वाइड वेब पे किस वेबसाइट में डाला, वही वेबसाइट का नाम यहाँ पे आता है। इस वेबसाइट को बोलते हैं आप डोमेन नेम। हाँ सर, वेबसाइट को बोलते हैं आप डोमेन नेम। जैसे www.analyzer तो एनालाइजर हो गया, www.isro तो इसरो हो गया, सब डोमेन नेम आ गया। हाँ सर, edu तो आपका सर टॉप लेवल डोमेन अर्थात डोमेन एक्सटेंशन, इसको डोमेन एक्सटेंशन या टॉप लेवल डोमेन बोलते हैं। .edu, .org, है ना, .com, .org, .edu, .gov। हाँ सर, इंडिकेट्स द टाइप ऑफ साइट, किस टाइप का साइट है, एजुकेशनल साइट है, कॉमर्शियल साइट है, ऑर्गेनाइजेशनल साइट है, गवर्नमेंटल साइट है, ये सब दर्शाता ही है टॉप लेवल डोमेन या डोमेन एक्सटेंशन। ठीक, हाँ सर, कॉमर्शियल वेबसाइट है, गवर्नमेंटल वेबसाइट है, एजुकेशनल वेबसाइट है, सब दर्शाता है। ठीक, तो आपका टाइप ऑफ साइट दर्शाता है कौन, ये कि वेबसाइट में डाले वो वेबसाइट किस टाइप का है, एजुकेशनल है, ये वेबसाइट था। हाँ सर, इस प्रोटोकॉल को उपयोग करके मैं डाटा डाला इसमें, इसके वेब पेज में, उस वेब पेज में किस वेबसाइट में डाला, इस वेबसाइट में, उस वेबसाइट में कौन सा वेबसाइट, वो वेबसाइट किस चीज का वेबसाइट है, कॉमर्शियल है, एजुकेशनल है, गवर्नमेंटल है, वो यहाँ पे पता चलेगा। हाँ सर, फिर आपका आ गया .au आपका जियोग्राफिकल डोमेन अर्थात उसका जियोग्राफिकल लोकेशन बताता है कि .au मतलब आपका भैया कोई इंडिया का है, ऑस्ट्रेलिया का है। जैसे AU मैंने आपका ऑस्ट्रेलिया का है अर्थात ये आपके ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है, जिसे आप बोलते हैं जियोग्राफिकल डोमेन। हाँ सर, कभी आपको यहाँ से चित्र नाम दे करके आपको सिर्फ नाम दे देकर पूछ देगा, इसको जमाइए क्रम में बोल देगा, तो आप जमाएंगे सर आपका सबसे पहले स्कीम के बाद फिर आप जमाएंगे सर ये आपका सब डोमेन, फिर आपको डोमेन नेम आप दर्शाएंगे डोमेन नेम, फिर आप जियोग्राफिकल, फिर आपका डोमेन नेम के बाद आप दर्शाएंगे टॉप लेवल डोमेन, है ना, ये डोमेन एक्सटेंशन, फिर आप दर्शाएंगे जियोग्राफिकल डोमेन, फिर आप दर्शाएंगे दोस्तों यहाँ पे डायरेक्टरी या फाइल पाथ, द एड्रेस टू स्पेसिफिक लोकेशन और रिसोर्सेज विद इन द साइट फोल्डर्स। अर्थात इस वेबसाइट में जो कि एक एजुकेशनल वेबसाइट है जो कि ऑस्ट्रेलिया का है, उसमें कहाँ पे वो फाइल डाला हुआ, उस वेबसाइट में भी वो फाइल कहाँ पे है, वो ये लोकेशन बताता है। ठीक, हाँ सर, तो आपको पूरा ये जो शुरुआत में लेके आया था इसका मतलब समझा दिया दोस्तों, बात क्लियर हो गया। चलिए, तो आपको URL भी क्लियर हो गया दोस्तों यहाँ पर। ठीक, तो ये अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ, आप सबसे अलविदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सब चीज़ समझ में आ रहा हो प्रैक्टिकली तरीके से, कि किस इस प्रोटोकॉल का उपयोग करके आप इस वर्ल्ड वाइड वेब में डालेंगे, वर्ल्ड वाइड वेब के इस वेबसाइट में डालेंगे, वेबसाइट वो एजुकेशनल वेबसाइट है, कॉमर्शियल वेबसाइट है, वो बताएगा, उस वो किस देश का वेबसाइट ये पता चलेगा, उस देश के उस फील्ड के उस वेबसाइट में आपने डाला है। हाँ सर, और उसको भाई उस वेबसाइट में भी फिर किस जगह पे आपका लोकेशन पे वो जानकारी जो आप चाहते हैं ये पता चलता है यहाँ से। हाँ सर, डायरेक्टरी या फाइल पाथ से। हाँ सर, चलिए, तो ये हमारी को विराम लेते हैं, आप सबसे अलविदा लेते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोगों को सब चीज़ समझ में आ गया होगी, URL से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं और आपसे क्वेश्चन बनेंगे तो आप बना देंगे। ठीक, चलिए, तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।